अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे जो हैबिटेट ऑफ द लिविंग था ना, उसका हमने कुछ पोर्शन यस्टरडे हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे यानी एक दिन पहले हमने क्या किया था, वो कंप्लीट किया था। कल हमारा टेस्ट हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट ने उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। दो स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए कंपलसरी कि वो टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना, उनका टेस्ट जो है ना वो काउंट किया जाएगा। तो आज जो पढ़ेंगे 134 पे, सारे अपना बुक खोलेंगे पेज नंबर 134। जो हमारा एक्टिविटी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में क्या है? कलेक्ट सम ड्राई मूंग दाल सीड्स। जैसे कि हमें पता है ना, हमारे घर में मूंग दाल सीड्स होते हैं ना। आपको क्या करना है, उस मूंग दाल सीड्स में से कुछ सीड को कलेक्ट करना है, कुछ को जमा करना है। कलेक्ट का मतलब जमा करना है। ठीक है, क्या करो, घर से कुछ मूंग दाल के सीड ले लो। उसके बाद क्या करना है, सुनो। Keep a small heap of seeds aside and soak the rest for a day। आपको क्या करना है, छोटा सा एक हीप का मतलब होता है जमा, जो जमा करते हैं ना दाल का। तो उसमें थोड़ा सा दाल का जमा आप क्या करोगे, साइड में रखोगे। थोड़े से दाल को क्या करोगे, साइड में रखोगे। ठीक है, असाइड मतलब साइड में रखना। उसके बाद सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डेज। फिर क्या करोगे, बाकी जो बचा ना, आपने क्या किया, पूरा दाल लिया, उसमें से थोड़े को साइड में रख दिया, बाकी जो है उसको सोक इन ए वाटर फॉर ए डे। उसको क्या करना है, पानी में डाल के भिगोना है। सोक का मतलब भिगाना। हम क्या करते हैं, पानी में डाल के भिगोते हैं ना, तो भिगोना है। ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे, जो आपने भिगोया है ना उसको क्या करना है, डिवाइड द सोक्ड सीड्स इन 4 पार्ट्स। जो आपने सीड भिगोया है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 हिस्से करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 हिस्से करने हैं उनके। ठीक है ना, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो बेटा, मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। पहले आपने दाल लिया, उस दाल में से आपने क्या किया, इसको बाहर रखा। ठीक है ना, ड्राई का मतलब है सूखा रखना। ठीक है, इसको आपने क्या किया, पानी में भिगोया। अब जो आपने पानी में भिगोया ना वो ये वाला है, और जो आपने सुखाया ना वो ये वाला है। अब जो पानी में भिगोया उसके 4 हिस्से करने। देखो, 1 2 3 4, ये सारे इस भिगोए हुए के 4 हिस्से हैं। ठीक है ना, जिसको आपने पानी में रख के भिगोया था ना उसके 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब उसमें से क्या करना, उन 4 हिस्सों के साथ वो पढ़ लेते हैं। तो हमें बोला है सबसे पहले क्या करना, 4 हिस्सों के साथ कीप वन पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर। उसमें से एक हिस्से को हमें पूरी तरह से पानी में डुबा के रखना है। सबमर्ज होता है डुबाना, भिगोना सोक्ड, जिसमें हम पानी से भिगाते हैं। ठीक है, लेकिन डुबाना होता है सबमर्ज्ड। ठीक है, कितने दिन के लिए सबमर्ज करना है, 4 3 4 डेज, यानी 3 से 4 दिन के लिए डुबा के रखना पानी में। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन वाटर। उसके बाद जो आपने वाटर में सबमर्ज किया है ना उसको ऐसे ही रखो, जो पानी में डुबाया उसको साइड में करो, और जो ड्राई है, जो सूखा है, जिसको पानी में लगाया ही नहीं, सोक नहीं किया, उसको अलग रखो। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अब अगले में, कीप वन पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम। जो सोक्ड सीड है ना उसमें से एक पार्ट को सनी रूम में रखो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो इस इमेज में हमने इस ड्राई वाले को ऐसे रखा, ड्राई वाला अपनी जगह पे। जो हमने सोक किया ये वाला, इसके 4 हिस्से कर दिए, इसमें से एक हमने पानी में डुबा के रखा। अब इसको और इसको टच नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। अब जो बाकी बचा ना उसमें से हमें क्या करना है, इसके 4 हिस्से किए थे ना, एक हिस्सा पानी में डुबाया, अगले हिस्से को हमें क्या करना है, एक सनी रूम में रखना। सनी रूम मतलब वो रूम जहाँ पे आपको धूप लगेगा। ठीक है ना, अब आगे क्या बोल रहे हो देखो, एक को सनी रूम में रखा, and other in a completely dark region like cupboard that does not allow any light to come in। और बाकी जो बचे हैं ना, उधर को, दूसरे को, उसको क्या करोगे, एक डार्क रूम में रखोगे। डार्क का मतलब बहुत अंधेरे रूम में, जहाँ पे कोई लाइट नहीं आता। जैसे कि हमारा कपबोर्ड है ना, हम जहाँ कपड़े रखते हैं, वहाँ पे अगर आप रखोगे वहाँ लाइट आएगा नहीं, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो एक को आपने पानी में पूरा डुबा के रखा, एक को आपने क्या किया, जहाँ लाइट पड़ रहा है वहाँ पे रखा, एक को आपने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो, रोशनी नहीं आता हो। अब उसके बाद लास्ट वन को क्या करना है, कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। अब जो चौथा बचा है ना, चौथा पार्ट, उसको एक ठंडे से जगह पे रखोगे। ठंडे जगह जैसे कि रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हमारा फ्रिज, या आप फ्रिज में रखोगे, आर विद आइस अराउंड देम, या क्या करोगे, बर्फ़ उसके इर्द गिर्द रखोगे। तो हमने कितने हिस्से किए, 4 हिस्से। मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो, 4 हिस्से हमने किसके किए, इस सोक्ड वाले के, जो हमने भिगोए थे ना
उस वाले के हमने 4 हिस्से कर दिए। अब 4 हिस्से करने के बाद हम उस 4 हिस्से में से एक को हमने पानी में डुबाया, दूसरे को हमने जहाँ दूब लग रहा है ऐसी जगह पे रखा, तीसरे को हमने किसी अंधेरी जगह पे जैसे कि हमारा कबोर्ड, और चौथे को हमने क्या रखा, एक ठंडे जगह पे जैसे कि हमारा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। रखा ना चारों को? अब आगे क्या करना है वो सुन लो। आगे हमें क्या करना है? Set these three parts to germinate by rinsing them and changing the water every day। फिर आप क्या करोगे, उन जो 4 पार्ट है ना, उसको क्या करोगे, हर रोज़ उसको पानी डालोगे, पानी डाल के क्या करोगे, उनको देखते रहोगे, ठीक है ना, कि वो जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जर्मिनेट का मतलब होता है वहाँ से पौधा उगना। आपको देखना है वहाँ से पौधा उगता है कि नहीं। किन किन चीज़ों को देखना है? जो हमने सनी में रखा, जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा, जो हमने अंधेरे में रखा। तो कुछ दिनों तक देखना है कि वहाँ से जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर फ्यू डेज? आपको कुछ दिनों के बाद क्या नोटिस होता है? नोटिस में दिखाई देना, आपको क्या दिखाई देता है? डू द सीड्स इन ऑल पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली? क्या जो सारे सीड्स है वो इक्वली जर्मिनेट हो रहे हैं? जर्मिनेट मतलब इक्वली वहाँ से ग्रोथ हो रहा है, इक्वली वहाँ से प्लांट निकल रहे हैं। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दोज? क्या आपको कुछ केसेस में, एनी ऑफ दोज में से, उनमें से किसी में से जर्मिनेशन आहिस्ता या धीरे से होता हुआ दिख रहा है? तो आपको ज़रूर दिखेगा, जहाँ पे आइस है ना वहाँ पे जर्मिनेशन धीरे होगा, जहाँ पे अंधेरा है ना वहाँ पे जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब वहाँ से पौधा निकलना, वहाँ से पौधा बहुत आहिस्ते निकलेगा। लेकिन जो हम सनी है ना वहाँ पे पौधा अच्छी तरह से निकलेगा, ठीक है ना। अब अगले पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा 135। 135 में क्या लिखा है? डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? डू यू फाइंड, क्या आपने देखा, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक हमने क्या कहा था, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे कि हवा जो ज़िंदा नहीं है, जैसे कि वाटर पानी, लाइट रोशनी, हीट गर्मी, क्या आपने देखा ये सारे फैक्टर्स, ये एबायोटिक चीज़ें हमारे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या प्लांट के ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक का मतलब जो जिंदा नहीं है, बायोटिक का मतलब जो जिंदा है, बायो का मतलब ही जिंदा होता है, ठीक है। बायो कहीं पे आ गया तो जिंदा, ठीक है ना। अब इस बायो के आगे ए लगाया, ए बायो कर दिया ना, तो ए बायो का मतलब जो जिंदा नहीं है। तो हमें यहाँ से ये पता चला इनफैक्ट हकीकत में क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी इनके बगैर ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि पानी, पानी के बगैर ज़िंदा रहोगे नहीं, हवा के बगैर नहीं, लाइट के बगैर नहीं, हीट के बगैर नहीं। तो इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशन, यानी वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहता है, वो एक दूसरे को कैसे मदद करता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा ना, एबायोटिक चीज़ें हमें या प्लांट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अब सुनो, in any habitat, all living forms interact with each other and with their surroundings। यहाँ पे बोल रहा है किसी भी हैबिटेट में, किसी भी लिविंग थिंग रहने के जगह पे, हैबिटेट हमने कहा वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी हैबिटेट में जो लिविंग थिंग है ना, जिंदा चीज़ें, वो नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करता है, यानी उनका एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो लिविंग थिंग पे भी इंटरेक्ट करता है, यानी उस पे भी डिपेंड रहता है। जैसे कि हम लोग जो है ना, हमारे बाहर ड्राइवर है, ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी चलाने वाला, हम उस पर भी डिपेंड है ना, क्योंकि हमें कहीं जाना तो ड्राइवर लेके जाएगा। या हमारे मकान बनाने वाले, उन पे भी डिपेंड है। या हमारे प्लांट खाने के लिए उन पे भी डिपेंड है। या फिर हमारे एनिमल, बहुत सारे काम के लिए हमें एनिमल पे भी डिपेंड है ना। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, किसी भी हैबिटेट में सारे लिविंग फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। उसके साथ साथ अपने सराउंडिंग पे भी डिपेंड रहता है। अपने सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग में हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। सराउंडिंग मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल, यानी हमारे इर्द गिर्द क्या है, लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। हम उन सब के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे सुनो, this interaction of biotic and abiotic component is called
इंटरडिपेंडेंस, इस चीज़ को, इस इंटरेक्शन को, इस रिलेशन को जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ना, उसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। यानी इंटरडिपेंडेंस वो रिलेशन है जिसमें लिविंग थिंग यानी बायोटिक और ए लिविंग थिंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। उसको इंटर का मतलब एक दूसरे पे, डिपेंडेंस डिपेंड रहता है। The existence of plants, animals, and microorganisms is influenced by light, temperature, moisture, air। यानी जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब चीज़ें, जो छोटे छोटे जिंदा चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि कीड़े मकोड़े बहुत छोटे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये जो प्लांट है, एनिमल है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उस पे असर होता है। किस चीज़ का असर होता है, एक लाइट रोशनी का, टेम्परेचर गर्मी का, मॉइस्चर नमी का, एयर हवा का, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, इन डिफरेंट वेज, इन सब का क्या होता है, असर होता है, ठीक है। यू कैन नोटिस दिस इंटरडिपेंडेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड है, इस चीज़ को आप इन इनके ज़रिए देख सकते हो, जैसे कि इन चीज़ों के ज़रिए देख सकते हो। पहला चीज़, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। पहला चीज़ ये याद रखना है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उन पे डिपेंड, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ना उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग हवा पानी रोशनी इन सब पे डिपेंड है ना, हवा पानी रोशनी क्या है, जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन हम उन पे डिपेंड है। Animals depend on plant for food, shelter and protection। एनिमल यानी जानवर वो किस पे डिपेंड होता है, पेड़ पौधों पे, किस चीज़ के लिए, फूड खाना, शेल्टर रहने का जगह, शेल्टर मतलब घर मकान, एंड प्रोटेक्शन मतलब बचने के लिए, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स नीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ह्यूमन बींग जो है ना, वो इंसान यानी ह्यूमन बींग इंसान, इंसान क्या होता है, प्लांट पे भी डिपेंड होता है, एनिमल पे भी डिपेंड होता है। किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। जैसे कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, या प्लांट से खाएंगे या एनिमल गोश्त खाएंगे, है ना। और शेल्टर, शेल्टर मतलब मकान, मकान हम कैसे बनाएंगे, हमें मकान बनाए के फर्नीचर वर्नीचर बनेगा, लकड़ी चाहिए ना, वो लकड़ी कहाँ से आएगा, वो प्लांट से आएगा। इसी तरह क्लोथिंग, क्लोथिंग हमें पता है, जैसे कि हमारा कॉटन सिल्क वूल, ये सारे कहाँ से आता है, कॉटन, कॉटन प्लांट से, सिल्क हमारा सिल्क वार्म से आता है, उसके साथ साथ हमारा वूल किससे आता है, हमारे शीप से आता है। तो हमें ये पता चला ह्यूमन बीइंग जो है इन सब पे डिपेंड होता है, प्लांट पे एनिमल पे, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए, मकान के लिए और कपड़ों के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेथ एंड डिकेइंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो डेथ और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। डेथ एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है, वो चीज़ें जो मर चुका है और सड़ रहा होता है। हमारे इन्वायरमेंट में सड़ना कैसे होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएगा ना तभी सड़ जाता है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वालों छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड रहता है। They decomposes the dead bodies into simple inorganic minerals which return to the soil। वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज का मतलब सड़ाना, ठीक है, किसी चीज़ को सड़ा देना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उन डेड बॉडीज़ को सड़ा देता है और उनसे क्या होता है, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मिनरल्स बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होता है, वो मिनरल्स जो हमारे प्लांट के लिए बाद में ज़रूरी होगा, ठीक है ना। विच रिटर्न टू द सॉइल, और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ चला जाता है, सॉइल में, मिट्टी में चला जाता है। फिर मिट्टी से क्या होगा, प्लांट ले लेगा फिर से, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए बोला है प्लांट क्या करेगा, वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स सॉइल से ऑब्टेन करेगा, हासिल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्या, आज का क्लास, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना।